चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो आज से हमारे विज्ञान का सफ़र चालू हो रहा है और जितने भी हमारे शिक्षक विज्ञान वाले स्टूडेंट हैं, वर्ग 2 वाले, गणित विज्ञान वाले, साथ ही साथ में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वाले भी हैं, या अलग अलग जो भी साइंस बैकग्राउंड वाले जितने भी पोस्ट आते हैं, या पीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या जो भी अलग अलग पोस्ट है जहाँ पे भी साइंस पूछा जाता है, रेलवे हो, एसएससी हो, ये जो कोर्स है आप सभी जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसका खूब फ़ायदा होगा। और क्लास आज से बिल्कुल फुल फ्रीक्वेंसी के साथ रीस्टार्ट हो रही है। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। क्लास के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोग क्लास में पढ़ोगे और वो आपको थोड़ी सी किताबों से अलग लगेंगी, पर इतना मान के चलना कि जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, अब 13-14 साल का अनुभव है, आप उस चीज़ पे पूरे भरोसे के साथ उसको पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, और आप इस बात पे बिल्कुल यकीन कर सकते हैं कि एग्जामिनर कभी बाहर से जाके सवाल नहीं पूछेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो चलिए, खूब मन लगा के पढ़ना है और आज के सफ़र का हम आरंभ कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज कुछ जादू जादू खेलते हैं, है ना। मतलब साइंस में तो वैसे भी जादू भरा पड़ा है, और आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो या किसी भी बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स वाले हो, मायने नहीं रखता है। क्लास सबको प्रॉपर समझ में आएगी और सवाल सबसे बनेगा। तो ऐसा जो एक एटीट्यूड रहता है ना कि गणित टफ लगता है, विज्ञान टफ लगता है, समझ नहीं आता है, तो अब उस चीज़ से अब हम लोग हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। एक एक जने से सवाल बनेगा और आपसे खुद जादू होता हुआ दिखेगा भी। अच्छा, जैसे अगर मैं एक रैंडम कुछ चीज़ें आपसे पूछ दूं, कोई मुझे बता देगा अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? हाँ, वो नाइट्रिक एसिड है मैडम जी, NH4। ये अमोनियम का सूत्र है। और अभी आप लोगों ने देखा दिल्ली में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, NO2 नाइट्रेट को बोलते हैं। आपने दिल्ली में अभी ब्लास्ट देखा, अभी 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। तो विस्फोट के एक दिन पहले 2,500 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ाया है। अमोनियम नाइट्रेट यूज्ड एज एक्सप्लोजिव, उसका केमिकल फार्मूला क्या है नहीं पता, इस क्लास में अभी कोई नहीं बता पा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूंगा लेड एसिटेट का फार्मूला बता दो, जनरल फार्मूला बताइए। आप बता दीजिए एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या है। तो दिक्कत जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने चीजें याद की थी, ठीक है, रुक जाइए, क्योंकि हमने चीजें याद की थी इसलिए आज समझने में दिक्कत जा रहा है। हमारे 10वीं 12वीं की किताब में जो जो फॉर्मूले होते थे हम उसको याद कर लेते थे। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, H2SO4, ऐसा सब मुंडी घुमा घुमा के याद करते थे, यही है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। तो याद किए हो इसलिए भूल गए हो। आज हम जादू सीखेंगे कि याद करना ही नहीं था, तो भूलने का डर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए, याद करना ही नहीं है पर बनेगा सबसे। अभी क्लास में कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा है, क्लास खत्म होगी उसके बाद देखिएगा कि हर आदमी से कोई भी रैंडम चीज कुछ भी पूछा जाए केमिस्ट्री में, आपसे बनने लग जाएगा। तो यहीं से हम आज का शुरुआत करते हैं। और जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं, वो इंग्लिश की क्लास में कंप्लीट ही हो गई थी, अब साइंस की क्लास चल रही है। तो मैं केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को रटवाने नहीं जा रहा हूं। देश दुनिया में आज तक आप लोग रटे होंगे, बट हम इसको बनाना सीखेंगे। और केमिकल फार्मूला बनाने से पहले जो हमारे रासायनिक सूत्र होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ना है तो भैया आपको रसायनों के बारे में तो पता होना चाहिए, उसके बिना कहाँ से आपकी रसायन सूत्र या सॉरी केमिस्ट्री चालू हो पाएगी। तो हम रासायनिक सूत्र हेडिंग डाल लेंगे, रासायनिक सूत्र। और इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी है। क्या चीजें जाननी है? तो सर उस टॉपिक का नाम आप लोग लिख लीजिए, सर वैलेंसी। वैलेंसी बिल्कुल जीरो लेवल का पहला लेक्चर है हमारा, आज लेक्चर नंबर 1 है। और जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बस आप उतना संभाल लेना, आपको प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। संयोजकता, वैलेंसी मतलब संयोजकता, ठीक। चलिए आइएगा दोस्तों। हाँ, वो लाइट ऑफ हो जाती है ना तो स्क्रीन ब्लैक हो जाता था। अभी वो क्लास कंप्लीट हो चुकी है, मतलब वहीं से क्लास कंप्लीट है, अलग अलग से नहीं पढ़ाया गया है।
वैलेंसी क्या होता है? सब लोग किताबी परिभाषा पढ़े होंगे कि भैया किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। सबने पढ़ा है ना ये चीज? पढ़े हो नहीं पढ़े हो? लिख लो परिभाषा, संयोजकता वैलेंसी की परिभाषा लिख लीजिए। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम या एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो मैं एक लाइन में बस लिख दे रहा हूं, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही किताबी परिभाषा है। पर मैं कहता हूं ये परिभाषा बहुत सही नहीं है। ठीक है, ये परिभाषा एकदम एप्रोप्रिएट है ऐसा नहीं है। अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे। ठीक, जैसे मैं क्लोरीन ले रहा हूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 17 है। 17 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे टूटेगा? 2, 8 और 7। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 7। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई इस परिभाषा के हिसाब से? 7। पर हमने पढ़ा है होती है -1। क्या होती है? -1। +7 भी पॉसिबल है। अगर मैं बात करूंगा किसकी? ऑक्सीजन की। परमाणु क्रमांक है 8। कैसे टूटेगा? पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ गए? 6। संयोजकता कितनी हो गई ऑक्सीजन की? परिभाषा के हिसाब से 6, पर ऑक्सीजन की संयोजकता 6 नहीं होती है, -2 होती है। मतलब ये परिभाषा उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो एक किताबी परिभाषा हर बार सही हो जरूरी नहीं है, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया कि जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा उस पर आप ज्यादा भरोसा करना। मेरी खुद की किताबें आ जाती हैं तो टेंशन फ्री रहो। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया संयोजकता की दूसरी परिभाषा अथवा करके, और लिखिएगा किसी तत्व या आयन द्वारा, किसी तत्व या आयन द्वारा अपने अष्टक पूरा करने हेतु, अपने अष्टक पूरा करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ तुषार यदु जी, बिल्कुल उस चीज को मान के चलिए। ठीक है, किसी तत्व द्वारा अष्टक पूरा करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड number of electron required to complete the octet is known as valency। तो वैलेंसी की मैंने 2 परिभाषाएं बता दी। अब अष्टक कहां पूरा होता है इस चीज को कुछ भी रटो मत, एकदम समझते चलो कि भैया हमको पता है एक नाभिक होता है, नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और नाभिक के बाहर कौन होते हैं? कोश, है ना? कोश पाए जाते हैं, सबको याद है। और इन कोशों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको पता है सर, ये के कोश है, ये एल है, ये एम है, और ये इसमें ये प्रथम कोश है तो एन की वैल्यू 1 हो गई, द्वितीय कोश है एन की वैल्यू 2 हो गई, तृतीय कोश में एन की वैल्यू 3। एन क्या है? कोशों की संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ये बात जानते हो कि यहाँ पर ये मेरे कोश हैं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर उनके एन का मान है, ये कोश है, और यहाँ पर उनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आता है इसमें एक स्कीम आता है, कौन से स्कीम के नाम से जाना जाता है? बोरबरी स्कीम। किस नाम से? निल्स बोर, है ना? निल्स बोर ने परमाणु बम बनाने में भी अपना योगदान दिया था। 1913 के नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं निल्स बोर। ओके, जब भारत को भी पहला नोबेल मिला था, कब मिला था? 1913, रविंद्रनाथ टैगोर, पहला नोबेल था भारत का। अभी तो 7-8 लोगों को नोबेल मिल चुका है भारत मूल के, पर उस समय रसायन विज्ञान या भौतिकी का किसी एक विषय का जो नोबेल मिला था वो बोर को मिला था। तो उन्होंने फॉर्मूला बताया था किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल है? 2n²। तो अगर मान लीजिए मेरा n का वैल्यू 1 है, थोड़ा सा गणित लगाओ, तो कोश कौन सा है? K। सेकंड होने पे
L कोश, थर्ड होने पे M कोश, फोर्थ कोश को क्या बोलोगे N, और फिफ्थ कोश को क्या बोलोगे K L M N तक तो पहुंच गया। इसके बाद क्या आता है, तो इसका हम क्या नाम देते हैं G कोश। ये सवाल नीट जैसे बड़े एग्जाम में आता है, ठीक है। पांचवा कोश कौन सा कोश है, G कोश। अच्छा 2024 सीजी टेट का पेपर खोलो, 2024 सीजी टेट में जाना, G कोश पांचवे कोश में सवाल पूछा गया है। अब साइंस का पेपर 2024 का जो रिसेंट टेट हुआ है ना हमारा, वहां पे ये फिफ्थ सेल के ऊपर क्वेश्चन आया था कि इसको क्या नाम देते हैं, तो जी शेल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जी। ये KLMN के बाद ओ आना चाहिए बट इसका नाम जी है। या कई बार बोल देगा जी शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। ये 24 लेटेस्ट क्वेश्चन है, मुझे याद रह जाते हैं क्वेश्चन, जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। कितने आएंगे देखते हैं, ठीक है। यहां पर आप वैल्यू रखते जाइए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं तो 1 n है, n का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, उसमें कितने का गुणा कर रहे हैं, तो 2 का गुणा होने से कितने आदमी थे 2। अब यहां पर 2 की जगह n की जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तृतीय कोश में कितने आएंगे 18। चौथे वाले में 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। पांचवें कोश में कितने हो जाएंगे 25, 5 के स्क्वायर 25 और 2 50। सबको समझ में आ रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर, बोलो हाँ या ना। अष्टक का मतलब क्या होता है पता है, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। केमिस्ट्री में हमारे ये एक मिथ बन गया है, र्यूमर बन गया है कि अष्टक का मतलब 8, क्योंकि हिंदी में या संस्कृत में अष्ट मतलब क्या बोलते हैं 8 को, है ना। आज अष्टमी है मतलब महीने का 8वां दिन है, सीधी सी बात है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट नॉट कंपलसरी। मैंने यहां पर एक परिभाषा लिखवाई है, अष्टक पूरी करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉन। आगे से आप याद रखना जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अष्टक का मतलब होता है उस ऑर्बिट को कंप्लीट करना है, उस कोश को पूरा भरना है। और कोश कहां कहां पर पूरे भर जा रहे हैं, 2 पे भर रहा है नहीं भर रहा है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में 8, तीसरे में, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है कि नहीं। तो अष्टक कितना हुआ, 2 का भी हुआ, 8 का भी हुआ, 10 18 का भी हुआ और 32 का भी हुआ। समझ में आया। तो अष्टक का मतलब आगे से कोई भी पूछे तो कोश, ऑर्बिट, ठीक है, या शेल जिसको बोलते हो। तो आप ऑक्सीजन की वैलेंसी आपने -2 क्यों बोली, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, 6 है। इसका अर्थ यह है कि इसका अष्टक कहां कहां भर सकता था, या तो 2 पे या तो 8 पे, या तो 2 पे या तो, अगर इसको 2 करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सुन लो अभी मत लिखो, 6 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा। और 8 करने के लिए कितना करना है 2 ग्रहण करना है। अब आप बताओ 2 ग्रहण करना आसान है कि 6 त्यागना आसान है। भाई 2 लोग से लड़ना इजी है कि 6 लोग से लड़ना इजी है, और नाक मुंह का फुला देंगे आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप खुद समझ गए कि 2 ग्रहण करना 6 त्यागने से इजी है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी 7। त्यागना आसान है कि 1 एक्सेप्ट करना, क्योंकि 7 त्याग देगा रिमूव कर देगा तो भी कितना बच गए 8, और 1 एक्सेप्ट कर लेता तो भी कितने हो जाते 8। 8 पे अष्टक भरता है कि नहीं भरता है, समझ में आया। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, या तो -1 होगी या तो +7 होगी। पकड़ पा रहे हो बात को, यस और नो, एकदम क्लियर हो रहा है। तो आगे से वैलेंसी का ये स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है। अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए का अर्थ ये नहीं होता है कि हमेशा ग्रहण करना है, चाहिए का अर्थ ये भी होता है कि कई बार त्यागना भी है। मान लो शिवनाथ नदी में संकट रेखा के ऊपर पानी भर गया है, तो क्या करना है, आपकी आवश्यकता क्या है, और पानी ले लूं, तांदुला को भी शिवनाथ से जोड़ दूं, हम डूब जाएंगे। हमारी आवश्यकता होती है डैम से पानी छोड़ना है, त्यागना है, ताकि हम सुरक्षित रह पाए। तो आवश्यकता है हमेशा ग्रहण करना ही नहीं होता है, त्यागना भी आवश्यकता है। भाई आपके डैम में जरूरत से ज्यादा पानी भर रहा है मतलब उसको रिलीज करो, नहीं तो फिर वो गांव डूब जाएगा। फैक्ट समझ में आ रहा है। पर इंसान की नीयत है कि आवश्यकता मतलब आए। हम लोग खाली पैसा को सोचते हैं ना, पैसा आते जाए, जाए मत, आए, ठीक है। चलो वैलेंसी समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। अब आते हैं सर तत्व और उसकी वैलेंसी को पढ़ने। तो यहां पर है सर मेरे तत्व, सबसे पहले ये है एटॉमिक नंबर, ये है मेरा तत्व, और यहां पर मैं उसका ले रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक साथ 3-4 चीजें देख ले रहे हैं।
और यहाँ पर है हमारा संयोजकता। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ हो जाएगी चीजें, बिल्कुल परेशान मत होना। इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूं। सर ये तत्व बोले तो ये एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी। इलेक्शन कमीशन मत पढ़ देना, ठीक है। और संयोजकता मतलब क्या है? वैलेंसी। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ो, एकदम मजा आने वाला है, ठीक। कुछ भी याद नहीं करना, सीधे सीधे आगे बढ़ो। सर जो ये एटॉमिक नंबर है, सबसे पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन है? हीलियम। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो वो कौन सा एलिमेंट है? 4 है तो वेरी गुड, 5 है तो, 6 है तो, 7 है तो नाइट्रोजन, 8 आया ऑक्सीजन, 9 आया फ्लोरीन एंड 10 आया तो नियॉन। ये बहुत बेसिक सी चीज है जिसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। क्लियर रहेगा सब लोग को? ठीक है भाई, ध्यान देंगे, अब मजा आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आवश्यक इलेक्ट्रॉन। आवश्यक का मतलब लेना देना दोनों स्वीकार है, ठीक है। तो भैया हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। अष्टक कहां भर रहा है? अष्टक कहां भर रहा है? 2 पे 8 पे, 2 पे, और हम ज्यादा एलिमेंट लेंगे नहीं तो हमारा काम इन दोनों से चल जाता है, क्योंकि हम 20 तक की चीजें जानना चाहते हैं। तो 2 और आपको 8, ये दिमाग में एकदम सेट कर लो, 2 और 8। मैं लिखने का समय दूंगा, अभी बोर्ड पे बस देखते रहो, ठीक है। 2 और 8, फिर से रिपीट करो। अष्टक कहां भरता है? 2 पे 8 पे। कहां भरता है? 2 पे और 8 पे। क्लियर है? चलिए, तो आप भाई यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हो। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने चाहिए? 1 और चाहिए, क्योंकि 2 पे तो अष्टक भर जाएगा ना। और जहां अष्टक भरा वो चीज बहुत ज्यादा स्थायी हो जाती है। जैसे जहां आपकी नौकरी लगी, आपका लाइफ सेट है, इसलिए तो आप दिन रात इतनी सारी डिग्री ले रहे हो, इतनी सारी एलिजिबिलिटी एग्जाम निकाल रहे हो और तैयारी कर रहे हो कि भैया एक बार लिस्ट में नाम आ जाए, एक बार चयन हो जाए हमारा, उसके बाद फिर सब पता है लाइफ में कुछ बुरा नहीं होना है। अच्छा होगा वो तो बात की बात है, बुरा नहीं होगा इस चीज की गारंटी दे देता है सरकारी नौकरी, है ना। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करना है तो उसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाता है तो प्लस चार्ज आता है कि माइनस चार्ज आता है? आप किसी को भीख देते हो, दान देते हो, आपको पॉजिटिव फील होता है कि नेगेटिव? तो दान देने से या डोनेट करने से क्या फील हुआ? प्लस, तो प्लस चार्ज। और जब हम किसी से उधार लेते हैं या मांगते हैं, थोड़ा सा मन में रहता है ना, रिग्रेट लगता है कि यार किसी से मेरे को उधार लेना पड़ रहा है ना। तो वो कैसा फील हो रहा है? जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो डोनेट करने पे कौन सा चार्ज प्लस, एक्सेप्ट करने पे माइनस। तो हाइड्रोजन यहां पर क्या करना चाह रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है कि देना चाह रहा है? तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? सिमिलरली हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये उसको भी डोनेट कर दे, 0 हो जाए। साधु संत, ना मोह ना माया, ना लेना है ना देना है। तो हाइड्रोजन बाबा है, इसके पास ड्यूल वैलेंसी है, +1 भी है और 1 रखा है, उसको भी दान देगा, हटा दुनिया के मोह माया से मुक्त, ठीक है। तो हाइड्रोजन की ड्यूल वैलेंसी है, +1 भी है। और पृथ्वी पर हाइड्रोजन का जो नेचर है वो +1 वैलेंसी को ज्यादा सपोर्ट करता है। अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम में अलग अलग चीजें संभव है, तो हमारे पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोजन +1 वैलेंसी -1 से ज्यादा शो करेगा। अच्छा, दूसरा आते हैं। अच्छा सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 था, तो वैलेंसी आ गई +1। और हीलियम की बात करूंगा 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो 2 या तो 8। तो इसके तो 2 हैं, तो वैलेंसी क्या हो गई? बहुत सुंदर, पकड़ लिए ना। चलिए अब बात किसकी कर रहे हैं? लिथियम की। तो भैया ऐसा है कि ये जो है ना, इसको ऐसा मानो ये एक होटल है। इस होटल में ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है, ये चौथा फ्लोर है। पहले फ्लोर में 2 लोग अट सकते हैं, ये पहले कमरे में 2, दूसरे कमरे में 8, तीसरे वाले में 18। और जब तक ये कमरा नहीं भरेगा, ये कमरा खोलेंगे क्या? फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा, तब हम सेकंड फ्लोर में भेजेंगे लोगों को, वो कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड फ्लोर में भेजेंगे। तो वही हाल चल रहा है कि अब देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 3। इसका मतलब कि इसके पास कुल कितने गेस्ट आए हैं? 3। रूल यह है कि जब तक पहला फ्लोर नहीं भर जाता हम दूसरे फ्लोर पे लोगों को नहीं भेजेंगे। तो पहले फ्लोर पे हम कितने लोग को हटा दिए? कितना आदमी बच गया?
तो उसको कहाँ भेजेंगे? सेकंड फ्लोर पे। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 2,1। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बेरिलियम का बता दो, एटॉमिक नंबर 4 है तो क्या आ जाएगा? वेरी गुड। तो पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा आसान है, 2 सेकंड में निकाल लोगे, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया उसके अगले सेकंड में आपको संयोजकता मिल जाएगी। तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 2,2। ये 5 लोगों के साथ आया, पहले पे 2 अट गए, दूसरे में 3 चले गए, 6 है तो 2, नाइट्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2, 7, 2, 8। अब दूसरा फ्लोर भी भर गया है, मतलब समझदार हो, अगले वाले में थर्ड फ्लोर में भेजेंगे। पर आओ वैलेंसी को देखो थोड़ा सा भाई। तो मेरे दोस्तों यहां पर आप ये बात अब समझ रहे हो कि 2,1 है। वैलेंसी कहां कहां पर कंप्लीट होती है? ऑक्टेट 2 पे 8 पे, 2 पे 8 पे। अगर ये एक दान दे दे तो 2 हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? है। और 8 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 7 ग्रहण करना पड़ेगा। आसान कौन है, एक दान देना कि 7 ग्रहण करना? तो यहां पर वैलेंसी क्या आ गई? मैं जानबूझ के प्लस माइनस इसलिए लिखवा रहा हूं, किताबों में आपको प्लस माइनस नहीं दिखेगा, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया क्लास चालू करने से पहले। मेरी चीजें थोड़ी सी आपको अलग लगेंगी किताबों से, पर आप ये भरोसा जरूर रखिएगा कि मेरी चीजें ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है? ये प्लस माइनस लिखवाने का एक अपना सेंस है, अपने को पता है, कई साल से पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या चीजें एक साथ चलानी रहती हैं। यहाँ की क्या हो जाएगी वैलेंसी? यहां पर बताओ, 3 त्यागना आसान है कि 5 ग्रहण करना? तो वैलेंसी क्या हो गई यहां के लिए? 4 त्याग भी सकता है, 4 एक ही चीज है ना, बराबर से चल रहा है। इधर आ जाओ अब, 5 या तो त्यागे तो अष्टक पूरा कर ले, या तो 3 ग्रहण करे। तो ज्यादा अच्छा कौन है? 5 लोग से लड़ना अच्छा है कि 3 से? ठीक है, मार तो दोनों में खाएंगे, पर ठीक है ना, 3 ठीक है, कम मारेंगे। यहां की वैलेंसी क्या हो जाएगी यहां पे? और ये क्या हो गया? बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही अगर मैं आप लोग को फिर से, यहां पर मेरा एलिमेंट है, ये मेरे तत्व है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये उसकी संयोजकता है। ठीक? अगर मैं एटॉमिक नंबर क्या ले लूं भाई? अच्छा, हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक, 1 मिनट दीजिए। ये एक चीज बस आप समझ जाओ, अभी आप देखोगे ना कि अलग लेवल का चमत्कार होने वाला है। 5-8 ऐसी ऐसी चीजें आप लोग अभी देख पाओगे कि अपने आप आपसे बनने लग जाएंगे। अब चलिए, मैं मान लिया सर एटॉमिक नंबर मेरे पास 11 है, क्या है? तो एलिमेंट कौन है? सोडियम। 12 का मैग्नीशियम। 13 नंबर किसका नाम है? एल्यूमिनियम। 14 नंबर सिलिकॉन। 15 नंबर 15 नंबर पे आता है फास्फोरस। 16 नंबर सल्फर। 17 नंबर क्लोरीन। 18 नंबर आर्गन। 19 नंबर, अभी सब लोग को लग रहा होगा अरे सर ये सब तो हमको आता है, मुझे भी पता है आपको आता है, पर जो अभी सीखने वाले हो बड़ा यूनिक रहेगा। अभी तो मैं आपके ज्ञान के सहारे आगे बढ़ रहा हूं, फिर नया चीज सीखेंगे इसी में। अब भाई ध्यान से समझना, इसका कितना हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन कैसे तोड़ोगे? 2, 8। समझ में आया? पहले फ्लोर में 2 लोग सेट, दूसरे में 8 लोग सेट। अब थर्ड फ्लोर की चाबी खुल गई, उसमें एक जने को भेज दिया गया। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड फ्लोर में तो 18 लोग हटा सकते हो ना, 2, 8। फिर ये कितना होगा? 2, 8। समझ में आ रहा है सब लोग को? इसका कितना हो जाएगा? 2, 8, 4। ये हो जाएगा 2, 8, 5, 8, 2, 10, 5, 15, 15 इलेक्ट्रॉन है। इसका हो जाएगा 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। समझ में आया? एक रूल यूज होता है जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं अष्टक नियम, कि 8 की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन मारता है सेकंड थर्ड पीरियड के बीच में। तो अगला जो होगा ना, 2, 8, 9 होना चाहिए था, क्योंकि आपके हिसाब से आपको पता है कि भैया थर्ड फ्लोर में कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते थे? 18। तो हम 9 तो ले ही सकते थे। बट याद रखिए, 2-3 रीजन बता रहा हूं। कई बार लोग ऐसा सवाल पूछ देते हैं, पोटेशियम का 2, 8, 9 नहीं होता है, 2, 8, 8, 1 होता है। क्यों? तो सर आप कितना रीजन चाहते हैं? मैं 10 रीजन दे सकता हूं इसका। ठीक है, पहला रीजन तो यही है कि पहली बात है, पोटेशियम एल्कली मेटल्स का फैमिली का मेंबर है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 9 तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि कोई भी एलिमेंट
कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने या एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो 8 से ज्यादा नहीं होती है। 8 से ज्यादा, तो आप अगर 9 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो किसी भी ऑक्टेट में 9 इलेक्ट्रॉन संभव है क्या? मतलब मैं 9 कभी त्यागूंगा ही नहीं। पूरे हमारे केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट हैं, 4 अलग अलग ब्लॉक में बटे हुए, एसपीडीएफ ब्लॉक नाम सुने होगे ना। तो वो 118 तत्वों में जो मैक्सिमम डोनेशन कैपेसिटी होती है +8 की होती है, 8 से ज्यादा संभव नहीं होता है। अगर मैं यहां 9 रख दिया तो वो तो नियम खराब हो जाएगा, इसलिए हम 9 ना रख के उसको क्या करते हैं 2 8 8 1। समझ में आया? फिर 20 में क्या लिखूंगा 2 8 8 2। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसको याद करना है तो इसको बिल्कुल मत याद करो, इसको आप सीधे सीधे उठा लो ना। देखो थोड़ा सा पकड़ो, ये क्या था 0, फिर क्या आया +1 +2 +3 बढ़ते गया, +4 तक बढ़ा, +4 पे प्लस और माइनस दोनों आते हैं, अब घटना शुरू करेगा। फिर -3 -2 -1, फिर क्या हो गया 0, फिर 0 हुआ है तो अगला क्या होगा +1 +2 +3, 4 पे प्लस माइनस दोनों, फिर क्या होगा -3 -2 -1 0, फिर +1 +2। सबकी वैलेंसी तैयार, बोलो हाँ या ना? एकदम क्लियर है? कोई डाउट गया किसी को? चलिए इसको नोट कर लीजिए या मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। अभी सुनिए, सुनिए बढ़िया से। मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आपने पोटेशियम कभी देखा है? लो अच्छे से खींच लो। कभी पोटेशियम देखे हो क्या? जनरल रियल लाइफ में पोटेशियम हाथ में उठा के कभी देखे हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ पोटेशियम मेटल है कि नॉन मेटल है, बता दो पाओगे? ये पोटेशियम का स्टेट क्या है? स्टेट मतलब अवस्था, वो सॉलिड स्टेट में है कि वो लिक्विड स्टेट में है कि पोटेशियम गैस स्टेट में है। मेटलॉइड एक आंसर आया जो कि गलत है, और नॉन मेटल एकदम गलत है, बच ही गया एक ठोक। 3 तो थे सर, ब्रह्मा विष्णु महेश, 2 कट गए हैं तो एक तो बच्चा ही है, भगवान महेश जिंदाबाद। हाँ जी, और सॉलिड है, ठीक है। कैसे पता कर रहे हैं? कंफर्म हो अपने आंसर को लेके? कंफ्यूज हो रहे हो ना कि सर वो मेटल है कि नॉन मेटल है, कि मेटलॉइड है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो मैं इसलिए वैलेंसी को ना प्लस माइनस में करके सिखाया। अब यहां से नोट पॉइंट, अब यहां से मेरी पढ़ाई चालू हो रही है, ये किताबी पढ़ाई थी। आइएगा, ये पॉइंट हटा रहा हूं और नोट करके पॉइंट लिखवा रहा हूं। तो ये नोट बड़े कीमती है, बस इस पे गांधी जी नहीं है, नहीं तो ये मार्केट में भी चल जाता, ठीक है। पर वो मान के चलो कि इस नोट के सहारे आप असली नोट कमा सकते हो। पहला भैया, किसी की भी जो वैलेंसी मैंने प्लस माइनस क्यों लिखवाई, किताबों में आप जाके ढूंढना, वैलेंसी प्लस माइनस में नहीं रहेगी, पर मैं लिखवा रहा हूं। रीजन है कि भैया अगर किसी की भी वैलेंसी प्लस आई है, क्या आई है पॉजिटिव, तो उसका जो नेचर रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, मेटालिक, धात्विक गुण रहेगा। वो कैसा रहेगा, धातु। और जो उसका स्टेट रहेगा, अवस्था, वो कैसा रहेगा, सॉलिड स्टेट। सारे के सारे मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं, सबको पता है। एक मेटल बस है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, मरकरी, पारा। या आपके सीजी टेट भर्ती परीक्षा में बार बार पूछा हुआ है, क्या पारा इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है? नॉट कंपल्सरी, यही तो ज्ञान की कमी है। पारा, इसके अलावा गैलियम, स्ट्रोंशियम, रुबिडियम, ये सारे मेटल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं, बशर्ते बात होती है रूम टेम्परेचर की। तो रूम टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री। ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद हम 27 लेते हैं, तो इस टेम्परेचर पे पारा लिक्विड हो जाता है। बट गैलियम एक मेटल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई है, पर मेल्टिंग पॉइंट उसका 29 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? और मानव शरीर का कितना होता है बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस, सबने पढ़ा है। स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद है। तो अगर मैं गैलियम को अपनी हाथों पे रखूंगा, गैलियम 29 पे पिघल जाता है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो मेरे हाथ पे गैलियम पिघलेगा नहीं पिघलेगा? तो गैलियम इज ए मेटल, बट मेरे हाथ के कांटेक्ट में, मेरे शरीर के कांटेक्ट में आते ही वो पिघलना शुरू कर जाएगा। तो वो लिक्विड हुआ कि नहीं हुआ? तो एक लौता मरकरी ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, जरूरी नहीं है। 27 डिग्री पे मरकरी लिक्विड होता है, बट ऐसे भी मेटल हैं जो लिक्विड स्टेट में आएंगे, तो नोट करके लिख लो, द्रव धातु, लिक्विड मेटल्स,
नोट करके पॉइंट लिख लेंगे। आज तक आपको यही पता था कि खाली मरकरी है, क्योंकि डीप में नहीं पढ़े हैं। आप पढ़ेंगे द्रव धातु, लिक्विड मेटल्स। लिक्विड मेटल्स लिखिए, पहला तो Hg मरकरी, कॉमा Ga गैलियम, कॉमा Sr स्ट्रोंशियम, कॉमा सीजियम को भी ले ही सकते हो, Sr SCS एक्सेट्रा। इतने सारे मेटल्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पॉसिबल है। ठीक है, हाँ 4-5 एक्सेट्रा लिखवा दिया, मतलब अन्य। Ga के बाद Sr स्ट्रोंशियम, कॉमा Cs सीजियम, सीजियम। द्रव अधातु एक लिखो और। कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? सबको पता है मरकरी। कौन सी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। द्रव अधातु लिख लीजिए, लिक्विड नॉन मेटल। ये सवाल 2022 सीजी टेट का है जी, 22 या 24 में आया हुआ सवाल है ये। तो एग्जामिनर कहाँ से पूछता है? मेरे साथ यही एक अच्छी चीज है कि भाई सोल हम पढ़ाते हैं तो हमको पूरा पैटर्न पता रहता है। ठीक है, और ऑलरेडी नौकरी किए हुए हैं तो आपके एग्जाम का तो बिल्कुल पता रहता है। द्रव अधातु के बारे में बात करोगे, ब्रोमीन Br। अब भाई यहां पर सुनना शुरू करो भैया, अगर किसी की वैलेंसी पॉजिटिव आ गई है तो वो पक्का क्या है? मेटल है। अगर किसी की वैलेंसी नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव या जीरो, दोनों एक्सेप्टेड है, तब वो क्या है? नॉन मेटल। वो क्या रहेगा? नॉन मेटल को हिंदी में हम क्या नाम देंगे? अधातु। ठीक है भाई। और बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कौन से अवस्था में पाए जाते हैं? गैस अवस्था में। ठीक है, तो सारे अधातु जितना हम नाम सुनते हैं सब क्या है? गैस है। उसमें एक लिक्विड अवस्था में है, कौन है वो? अरे अभी तो लिखियो ना ब्रोमीन, अभी तो लिखियो। द्रव धातु कौन है? ब्रोमीन है। तीसरा है सर, वैलेंसी में ही आपने देखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ड्यूल वैलेंसी थी, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, इन लोगों की प्लस भी आया था और +4 -4 वाले। तो इनको हम बोलते हैं सेमी मेटल, या इन्हीं को आप नाम देते हो मेटलॉइड। सेमी मेटल या मेटलॉइड, हिंदी में अर्ध धातु या उपधातु का नाम देते हैं। अर्ध धातु या उपधातु। और इनके साथ ऐसा है कि सर ये लोग भाई सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, उसके बीच का स्टेट कौन है? पाउडर, पेस्ट। टूथपेस्ट यूज करते हो, सॉलिड है क्या? सॉलिड रहेगा तो बाहर ही नहीं आएगा, वहीं स्विच रह जाएगा। लिक्विड है क्या? लिक्विड रहेगा तो ऐसे कभी मान लो पेस्ट का ढक्कन खुला हो गया तो गिर जाता है क्या? तो ना तो वो सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है। तो ये किस फॉर्मेट में रहेंगे सर? पाउडर फॉर्म में रहेंगे, या तो पेस्ट फॉर्म में रहेंगे, या तो सॉफ्ट सॉलिड रहेंगे, है ना? जेली है कि नहीं जी? जेली भी लिक्विड सॉलिड के मिक्स का स्टेज है ना जी। समझ में आ रहा है बात? तो ये इनकी अवस्थाएं हो गई। सेमी नहीं, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड ये जो शब्द आता है फिजिक्स में, उसका अर्थ होता है कैपेसिटी टू फ्लो। जो तरल शब्द है उसका अर्थ ही यही है जिसमें बहने का गुण रहे। हम यहाँ पे मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो नॉट कंपलसरी कि ये बहे। ठीक है, तो फ्लूइड में बोलना ये ले सकते हैं, लेने को ऐसे इसमें सॉफ्ट सॉलिड डाल रहा हूँ, सेमी फ्लूइड डाल सकता हूँ, बट एग्जैक्ट वैसा नहीं बोलना है। ठीक है, फ्लूइड एक अलग कैरेक्टर हो जाता है ना। अब भाई अब आप पकड़ो, अभी मैंने पोटेशियम आपसे पूछा था, अब आए पता करने पोटेशियम की वैलेंसी क्या है? पोटेशियम की वैलेंसी क्या है? इसका मतलब वो मेटल है कि नॉन मेटल है? पकड़ लिए ये भैया। पोटेशियम की वैलेंसी क्या हो गई? +1 बोलते ही मैं समझ गया वो क्या निकल गया। अब मेटल निकला तो अपने आप मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है आप काम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन बताइए, आपने कभी नहीं देखा होगा पर आप बता सकते हो आप उसके बारे में सारी चीजें, कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है? बोरॉन
+3, इसीलिए प्लस माइनस लिखवाया था। तो +3 होते ही मैं समझ गया कि ससुरा क्या निकल गया, धातु। और धातु कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तो आपने बोरॉन कभी नहीं देखा है, पर आप बोरॉन को कभी भी देखोगे तो ठोस अवस्था में आपको दिखेगा। वो हमेशा किस अवस्था में दिखेगा, सॉलिड स्टेट में दिखेगा। हमने फ्लोरीन को देखा है कभी, ठीक है। आप बताइए फ्लोरीन का नेचर कैसा है, मेटालिक कि नॉन मेटालिक। तो हम समझ गए फ्लोरीन का वैलेंसी माइनस है, मतलब सर ये एक नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल होता है वो कौन से अवस्था में पाया जाता है, गैस। अब एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है। अभी तक आपने अपने आप से ये सवाल पूछा हो नहीं पूछा हो, प्राणवायु का नाम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, गैस। ऑक्सीजन गैस है, सबको पता है। ऑक्सीजन गैस क्यों है, कारण बताएं। रीजन कोई पूछ सकता है ना, हाँ आप बता सकते हो। अब आप तर्क दोगे कि सर मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2,6, इसकी वैलेंसी क्या आ गई, -2। तो मैं आपसे कहता हूं कि जिसकी वैलेंसी -2 होती है वो नॉन मेटल होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो जनरली क्या होता है, गैस। तो इस तर्ज पे आप 3-4 चरण में सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे कि भैया ऑक्सीजन गैस है तो ये है। जब आप टीचर लगोगे, अब छोटे बच्चे तो कुछ भी पूछते हैं और अच्छे अच्छे रोचक सवाल पूछते हैं, तो बोल देगा सर ऑक्सीजन गैस है, कारण बताइए। आप बोलोगे बेटा क्योंकि ऑक्सीजन गैस है। जैसे पूछते हैं एक सवाल, हम लोग में टाइम में बड़ा फेमस सवाल था कि जल सार्वत्रिक विलायक है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सबने सुना होगा, क्यों है। तो टीचर यही जवाब देते हैं क्योंकि जल सब कुछ घोल लेता है। मेरे दादा सब घोल लेता है तभी तो नाम उसका यूनिवर्सल सॉल्वेंट रखे हैं। तो कुछ विज्ञान का आंसर बता दे। तो वैसे तो बहुत सॉल्वेंट में रहेंगे, जितने भी हमारे पोलर सब्सटेंसेस आएंगे, आप बोल रहे हो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर इन चार्ज फॉर्म, तो हर ध्रुवीय यौगिक जो भी पोलर कंपाउंड रहेंगे उसमें तो वो चार्ज रहेगा, क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट काम कर रहा है, प्रेरणिक प्रभाव काम कर ही रहा है हर ध्रुवीय यौगिकों में। तो सब तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है, वाटर ही है ना। अगर मैं बात करूंगा HF की, मैं बात करूंगा नाइट्रिक एसिड की, इन सब में भी चार्जेस रहेंगी, ये भी पोलर कंपाउंड्स में आएंगे। बट नाइट्रिक एसिड यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है, या हाइड्रोजन फ्लोराइड यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है, पर वाटर है। क्यों है, तो जवाब टीचरों का यही आता है, जिनके पास नॉलेज कम रहेगा कि क्योंकि सब घोल लेता है इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते। तो आप पर्यायवाची पढ़ा रहे हो, बच्चा विज्ञान में सवाल पूछ रहा है, वाई वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आपको बताना है बिकॉज वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है अराउंड 90 की रेंज में आती है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस स्टेबल कैरेक्टर ऑफ वाटर, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 96 तक जाता है, वाटर के पास एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो किसी भी बॉन्ड को 81 टाइम्स कमजोर कर सकता है। आप जल में कुछ भी डाल दो, आप एक सेव डाल दो, 10 दिन बाद आप देखो उसका पूरा का पूरा स्कल हट जाएगा। इंसान की डेड बॉडी गंगा जी में बहा दी जाती है, हर साल 1.5-2 लाख लाशें आधी जली हुई फेंक दी जाती हैं। कुत्ते भीड़ मवेशी रहते हैं, आप देखते हैं नदियों में फेंक दिए जाते हैं, क्या वो तैरते हुए दिखते हैं क्या हमको, क्योंकि वो वाटर है। वाटर का कैरेक्टर है कि आप अगर अपने शरीर को भी 1 हफ्ते तक पानी के अंदर रखोगे तो आपको पता है आपकी त्वचा सड़ने लगेगी, आपका जो स्ट्रांग बॉन्ड है त्वचा के बीच में जो आपकी काया बना के रखे है वो क्या हो जाएगा, हटने लगेगा। और इस तरीके से वाटर पूरे उस मृत शरीर को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले रहा है, समाहित कर ले रहा है। तो वो हर बॉन्ड को 81 गुना कमजोर कर सकता है। रामायण में बाली का नाम सुने होंगे, भगवान रामचंद्र को भी बाली के वो सामने से प्रहार नहीं कर सकते थे, पीछे से मारना पड़ा। ये बाली के पास ये वाला गुण था, वो किसी के भी सामने आता तो उसकी आधी शक्ति सोख लेता था, और खुद की शक्ति पहले से है, और तेरा आधा मेरे पास, मेरा खुद का 10 रुपए और तेरा 100 का 50 मेरे पास आ गया, तो मैं 60 हो गया ना, और आप 50 हो गए। तो इसलिए बाली को ऐसा था कि बाली अजय था, रावण को तो अपने कांख में घुमा दिया था दुनिया। रावण का भी हक्का बक्का गायब कर दिया था। तो वही हाल है वाटर के साथ, ये रीजन देना पड़ेगा साइंस में एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर। तो अब आप समझ गए। आप बताइए सर मैग्नीशियम के बारे में, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, रीजन बताएंगे अब। क्योंकि वैलेंसी पॉजिटिव आई है तो वो मेटल है, मेटल ठोस होते हैं। ऐसा सप्लाई करना है 3 चरण में। हम नहीं देखे हैं कभी भी आर्गन को, आर्गन किस अवस्था में आएगा, वैलेंसी क्या आ गई, 0। और हमने अभी पढ़ा है कि भैया जिसकी भी वैलेंसी माइनस आ जाए या 0 आ जाए वो नॉन मेटल में जाएंगे, और नॉन मेटल क्या है,
गैस। और आप सबको पता है कि भैया आर्गन क्या है, गैस। सीजीपीएससी का क्वेश्चन है ये। इनर्ट गैस है और मोस्ट अबेंडेंट गैस में तीसरे स्थान का है। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में पहले स्थान पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, अराउंड 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 20.95% एंड थर्ड नंबर की अबंडेंट गैस कौन है, आर्गन। ये पीएससी का क्वेश्चन है। तो वाई आर्गन इज अ गैस, अब समझ में आया। और ये प्लस माइनस में किस लिए लिखवा रहा था, अभी क्लियर हो रहा है। अब आप एकदम तर्क के साथ जवाब दोगे। कोई पूछ दे कि भैया सिलिकॉन के बारे में बता दो, तो सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड। रटना पड़ रहा है क्या, सेमी मेटल या मेटलॉइड उपधातु एक ही चीज है। क्योंकि हम देख रहे हैं सर इसकी वैलेंसी क्या आ रही है, प्लस भी आ रही है माइनस भी आ रही है, मतलब इसके अंदर मेटल का कैरेक्टर भी है, इसके अंदर नॉन मेटल का कैरेक्टर भी है। तो जिसके पास धातु और अधातु दोनों के गुण हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, अर्धधातु। अर्धनारीश्वर बोलते हैं ना हम लोग ट्रांसजेंडर्स को, मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे इसका स्टेट कैसा रहेगा, जेली, पाउडर, पेस्ट। आपने कभी सिलिकॉन को देखा है, कांच के जितने भी हम लोग खिलौने आप देखते होंगे, कांच के अलग अलग स्ट्रक्चर रहते हैं, घर वर बनते हैं, या खिड़कियों पे जब कांच को चिपकाना रहता है तब वो लोग एक पेस्ट यूज करते हैं, वो कलरलेस रहता है, वो प्योर सिलिकॉन है। सिलिकॉन पेस्ट के फॉर्म में आता है, उस ग्लू के जैसा है, उसी से कांच चिपकता है। तो कांच कहीं भी चिपकते हुए देखोगे तो वो जो पेस्ट यूज किया जा रहा है ना, वो सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन का काम कांच को चिपकाने में होगा। तो ये किस अवस्था में है, पेस्ट फॉर्म में है। बिहार शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन आया। कई बार ना मुख से निकला हुआ चीज सवाल बनता है, क्योंकि मेरे मुख से भी तो तभी निकल रहा है जब मैं कहीं ना कहीं तो इसको दिखाऊंगा। अभी 2000 बीपीएससी टीयर 2 का पेपर देखना, उसमें सिलिकॉन की इस कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी किसी भी एलिमेंट के बारे में अब आप उसके बारे में व्याख्यान कर पाओगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलो इसी में एक पॉइंट और जोड़ता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बता दो ऑक्सीजन का हाइड्राइड या ऑक्सीजन के ऑक्साइड कैसे होंगे, या सोडियम के ऑक्साइड कैसे होंगे, फास्फोरस के ऑक्साइड कैसे होंगे, तो आगे से इस चीज को याद रख लीजिए, नोट करके और पढ़ाते हैं। यहां तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो यहां नोट करके मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, नोट, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, जो भी मेटल होगा, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं, और दूसरा कौन आएगा सर, नॉन मेटल। एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, एक भारत दूसरा पाकिस्तान, ये तो दो दुनिया के लोग ही हैं। बाकी तो हमको किसी से मतलब ही नहीं है। चाइना जितना आगे निकल रहा है निकलने दो, हमको क्या लेना देना है, पाकिस्तान नहीं निकलना चाहिए। भाई इंडिया वालों का तो यही साइकोलॉजी चल रहा है, ठीक है। अमेरिका हमको कुछ बोलता है कोई बात नहीं है, पाकिस्तान नहीं बोलना चाहिए। चलो, तो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं, किस गुण धर्म के होते हैं जी, क्षारीय, ठीक। और इसके जो होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है भाई। चलो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ दूंगा, एकदम आपको आंसर देना है। आप सबने नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपने नाम सुना होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, आपने नाम सुना होगा सोडियम ऑक्साइड, या आपने नाम सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम ले रहे हैं यहां पर Al2O3, ठीक है। ऐसे बस मैं आपसे कुछ कुछ सवाल डाल रहा हूं और कुछ नहीं। P2O5, मैं आपसे कहता हूं ZNO, या मैं आपसे कहता हूं कुछ भी ऐसा ले लो, पोटेशियम ऑक्साइड है, हो ही गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रहा हूं, या बुझा हुआ चूना ले रहा हूं। अच्छा ये सब सवाल खूब पूछता है ना, इसका नाम क्या है, एसएससी में 20 बार पूछा है, परऑक्साइड। परऑक्साइड O2 आता है, उसमें दो अलग अलग हाइड्रोजन नहीं रहता। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केमिस्ट्री नाम है, जनरल नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना। एसएससी का वेरी कॉमन क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या मैं आपसे ले लूं CaO, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, ये सब नाम सुने होंगे, सब सवाल पूछ दिया जाता है। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है कि क्षारीय है,
तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन है इनको छोड़ दो, उसके पहले के तत्व को पकड़ो। कार्बन किसमें गया, +4 -4 बेसिकली। तो कार्बन पी ब्लॉक का मेटल है। पी ब्लॉक वाले साधारणतः क्या होते हैं, नॉन मेटालिक, अधातु। अधातु के ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक हैं। क्या हो गया, एसिडिक। सल्फर को पकड़ा, सल्फर की वैलेंसी हमने चेक की थी, ये रहा ना सल्फर, प्लस की माइनस। तो सल्फर मेटल बना कि नॉन मेटल बना, और नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय। तो आप यहां पर, अब ये टफ लेवल के क्वेश्चन है, ये सब आते हैं सवाल तो बढ़िया बढ़िया लोग नाक से पोटा फेंकते हैं फिर, ठीक है, कि अरे का पूछ दिए, हे दादा हे दाई, ऐसा वाला। जबकि कितना सिंपल है, हमने इसको पकड़ लिया कि सर ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है मतलब हम समझ गए इसके ऑक्साइड बेसिकली क्या होंगे, एसिडिक होंगे, अम्लीय होंगे। सोडियम को पकड़ा, सोडियम को दिक्कत जाएगा, मेटल नॉन मेटल, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दो। परमाणु क्रमांक कितना था, 11, 2, 8, 1। वैलेंसी सेट कर दो, +1 लू कि -7 लू, +1। प्लस आते ही मैं समझ गया क्या है, मेटल है। अब मेटल है तो इसका जो आएगा ऑक्साइड कैसा बना है, क्षारीय। अब ये सब सवाल आया करते हैं एग्जाम में। अब धीरे धीरे हम लेवल उठा रहे हैं ना, इसी वैलेंसी से हम कहां कहां तक पहुंच जाएंगे, अभी देखते रहिए, ठीक है। अब फिर से यहां पर कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH आया मतलब हाइड्रोक्साइड। तो इसका भी नेचर कैसा होगा, क्षारीय। क्यों होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड क्या है, समझ में आया। पर आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ वेरिएशन, अपवादों से घिरा हुआ सब्जेक्ट है। कोई अपवाद जैसा कुछ नहीं होता, हर अपवाद का रीजन होता है। आगे से आप याद रखेंगे सर, उभयधर्मी धातु, हर धातु के ऑक्साइड अम्लीय हो क्षारीय हो जरूरी नहीं है। कुछ धातु ऐसे हैं जो उभयधर्मी नेचर के हैं, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप शिक्षक भर्ती उठाइए, CG टेट उठाइए, MP टेट उठाइए, BPSC का पेपर उठाइए, मैं ऐसे पेपर खोलूंगा, इसके क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है, आते ही आते हैं, ठीक है। उभयधर्मी धातु, उभयधर्मी जिसको हम लोग नाम देते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें एसिड और बेस दोनों के गुण मौजूद रहे। जैसे उपधातु में धातु और अधातु दोनों गुण थे, ऐसे ही जब हम एम्फोटेरिक मेटल की बात कर रहे हैं तो उसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार रहना चाहिए। जैसे जल, वाटर जो है, वाटर में ऐसा जल आसूत है, न्यूट्रल है, इसका अर्थ ये वो अम्लीय भी हो सकता है, वो क्षारीय भी हो सकता है, दोनों का मिश्रण होकर न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 पांडव याद रखने हैं। कितने, 5 पांडव। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा जिंक, तीसरा टिन, चौथा एंटीमनी, पांचवा लेड, कभी कभार आप आयरन भी ले सकते हो। तो ये जो हमारे 5-6 लोग हैं पूरे नेचर में, यही हमारे क्या है, एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। ये क्या है, एम्फोटेरिक मेटल है। तो इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे, उभयधर्मी होंगे, ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय। पकड़ में आया। तो यहां पर एल्यूमिनियम दिखा, सबको पता है एल्यूमिनियम धातु है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ऑप्शन ए में डाल देगा, मारो जल्दी कराओ नेगेटिव, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि भैया एल्यूमिनियम इज ए मेटल, नो डाउट, सबको पता है एल्यूमिनियम धातु है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में यूज करते हैं। बट ये धातु में भी कैसा धातु है, उभयधर्मी धातु। यही 5-6 नाम आपको याद रखने हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, एंटीमनी, लेड, आयरन। ये 5-6 लोग को बस याद रखो, इनके अलावा किसी को नहीं याद रखना है। तो इसका ऑक्साइड कैसा आ गया, उभयधर्मी, नाम लिए ना, अरे पकड़ पा रहे हो कि नहीं जी। चलो फास्फोरस के बारे में बताओ। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, वैलेंसी ओपन किया 2, 8, 5। 5 का मतलब +5 करूं कि -3 करूं, -3 होते ही समझ गया फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। पूरा दिमाग में रट रट चलना चाहिए, ठीक है। नॉन मेटल होते ही मैं समझ गया इसका ऑक्साइड एसिडिक की बेसिक, एसिडिक। तो अब आपसे कुछ भी ऐसा सवाल पूछ दे, आप आराम से बना लोगे। फास्फोरस ACF का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, GPSC का टफेस्ट एग्जाम में से एक आता है वो, ठीक। जिंक ऑक्साइड, तो भैया जिंक का नाम सुना, मैं समझ गया पांडवों में से एक आया है। पांडव 6 थे ना,
कर्ण भी तो था, 5 ही याद रखते हो तुम लोग, ठीक है। नाम पांडव है तो 5 लोगों का समूह, बट पर कर्ण भी तो था, तो मैं इसलिए पांडव बोलता हूं। तो ये क्या हो गया भैया, उभयधर्मी, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु दिख गया, बेसिक, ठीक। टफ से टफ टॉपिक अब इजी लग रहा है, ये क्या हो गया, धातु दिखा, बेसिक, धातु दिखा, बेसिक, छाड़िए, समझ में आ गया। अब धीरे धीरे जादू होता हुआ दिख रहा है, ऐसे ऐसे चीजें हम बना रहे हैं जो एग्जाम में आती हैं तो हमारे कलम रुकते हैं। अब वो कितनी सरलता से हम खाली वैलेंसी के कॉन्सेप्ट से उठा रहे हैं, और सीखना है, अभी सीखेंगे ना, दिमाग खाली है ना। चलो अभी तक जितना सीखे उसको एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं। जिसकी वैलेंसी प्लस आ जाए वो क्या है, मेटल। और मेटल हमेशा कैसे होते हैं, सॉलिड। कुछ मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में, उनको अपवाद के रूप में आप याद रखोगे, जैसे मरकरी तो बड़ा कॉमन है, इसके अलावा गैलियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम, इन सबको भी ले सकते हैं। ऐसा नॉन मेटल कौन था जो लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन। अच्छा, नॉन मेटल बेसिकली कौन से स्टेट में होते हैं, गैस। रटारट आंसर आना चाहिए भाई, कौन से स्टेट में होते हैं, गैस। अच्छा, नॉन मेटल होने के लिए क्या अनिवार्यता है, उसकी वैलेंसी नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव भी लेना है, जीरो भी लेना है, ठीक है, दोनों ही एक्सेप्टेड है। चलिए, अच्छा, जैसे मान लीजिए हीलियम, हीलियम क्या हो गया जी, नॉन मेटल। नॉन मेटल होने से हम इसको क्या नाम देंगे, गैस। हीलियम गैस है, सबको पता है। आज ये बात पता चल गई कि हीलियम गैस क्यों है, हीलियम गैस क्यों है। नाइट्रोजन गैस है, सबको पता है। पर अब आपसे कोई बच्चा ये सवाल कर दे कि सर नाइट्रोजन गैस है, ठीक है स्वीकार कर लिया, क्यों है, आप टीचर होने के नाते आपको ये बताना पड़ेगा ना उसको। तो नाइट्रोजन गैस क्यों है अगर पूछा जाए, तो अब आप बताओगे कि बेटा नाइट्रोजन का विन्यास 2 5, संयोजकता -3, when valency is negative then element should be non-metallic in nature and every non-metal except bromine lies in gaseous state, ठीक है। तो इस तरीके से आप तर्ज पे आंसर दोगे, बच्चा भी सेटिस्फाइड रहेगा, बोलेगा हाँ गुरुजी अच्छे मिले हैं, है ना। हर चीज का रीजन जानते हुए बढ़ो, आगे और बढ़े। अब वैलेंसी का असल खेल में आते हैं, तैयार हो ना, थोड़ा सा और पढ़ लोगे ना, कोई लोड तो नहीं लग रहा है, ऑनलाइन वाले अभी एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे को बोलोगे तो मैं खाली ये वैलेंसी पे 24 घंटा गुजार दूं, भाई साइंस में काम आदमी किया है, इनफैक्ट जिया है, ठीक है। और थकान भी नहीं होता, देखो ना मैं जितना क्लास ले रहा हूँ उतना और एनर्जी मेरी बढ़ते जा रही है और अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अब आते हैं आयंस के ऊपर चार्ज उठाने पे, ठीक है। चार्ज ऑन आयंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, चार्ज ऑन आयंस, आयनों पर आवेश। अब ये जो चीज सिखा रहा हूं देखो, अपना ऐसा है ना, अभी जो पढ़ रहे हैं आगे यूज करेंगे, तो जो मैं पीछे पढ़ाया हूँ वैलेंसी उसको मैं यहाँ यूज करूंगा, इसको जो सिखाऊंगा उसको आगे यूज करूंगा, तो डेकोरेटेड वे में क्लास जाती है। इसलिए मैं पहले बोल दिया, किताबों से मुझे मत अपना तौलना, जो चल रहा है उसको चलने देना। आयनों पर आवेश, बोल देना सर ये तो किताब में था नहीं, अरे भाई सीखो। आपने अलग अलग आयंस का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा सर सल्फेट आयन, याद आ रहा है, ओके, सल्फेट आयन है, ठीक। या आपने नाम सुना होगा नाइट्रेट आयन, ठीक। आपने नाम सुना होगा क्लोरेट आयन या परक्लोरेट आयन, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। फिर आपने नाम सुना होगा फॉस्फेट आयन, ऑक्सलेट आयन, ठीक। और कुछ अच्छा वाला छूट रहा है जो, नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम आयन, ठीक। चलो, अच्छा उससे पहले, आयंस को पढ़ने से पहले किसी धातु पर भी जो चार्ज आता है
उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। धातु पर आवेश, धातु पर आवेश। अब थोड़ा सा मैजिक होना शुरू होगा ना, धीरे से संभाल लेना बस, ठीक है? तैयार हो ना? आधा घंटा और पढ़ सकते हैं ना अपन, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक ही क्लास में खत्म कर दूं। आप मतलब मान के चलो एक पूरा चैप्टर एक क्लास में हो जाएगा। आप जाना किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाना, आपसे लगने शुरू हो जाएंगे। किसी भी मेटल पे आवेश है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी अपन ने खोला, क्या खुला था? 2, 8, 3। अरे था ना? तो इस पे आवेश कितना आएगा? +3। या तो +3 होता या तो -5 होता, तो हम किसको स्वीकार करेंगे? +3। तो वो जो वैलेंसी आती है वही उस पर चार्ज आता है मेटल के ऊपर। मैं बात करूंगा सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था? 11। 2, 8, 1। क्या आ जाएगा जी? चार्ज। मैं बात करूंगा सर फास्फोरस की, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? 15। 2, 8, 5। तो यहां पर दो चीज आ सकती हैं, या तो सर +5 हो सकता है, या तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। पर ऐसा नहीं है कि +5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नोट करके फिर से एक पॉइंट आप जान लीजिए, नोट करके, वे धातु लिख लो, वे, या ऐसा लिखते हैं, तृतीय आवर्त, तृतीय आवर्त एवं उसके बाद के, उसके बाद के तत्वों में परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। ठीक है? एलिमेंट फ्रॉम थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड, एलिमेंट फ्रॉम थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड शोज वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है? अच्छा, पहला आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं भैया? फर्स्ट पीरियड में पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो दुइये को होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और दूसरा वाला जो पीरियड है हमारा, सेकेंड आवर्त, उसमें हमको पता है कितने तत्व होते हैं सर? लिथियम है, बेरिलियम है, इधर से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 10 परमाणु पे कहानी खत्म। इसके बाद इन लोगों को छोड़ दो, इसमें टोटल कितने आवर्त तत्व आ गए? 8। गिन के देख लो, 8। पहले में 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही तो भर सकते थे। दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में कितने आ जाएंगे? 18। तो वो जितने, इन लोग को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के, वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए फास्फोरस, फास्फोरस तीसरे आवर्त में घुसा था कि नहीं घुसा था? पहला फ्लोर के बाद दूसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर के बाद तीसरे में घुस गए हो ना, तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है। बात पकड़ में आ रही है? बोलो हाँ या ना, थोड़ा जोर से बोलो। तो इसलिए +5 भी होगा, -3 भी होगा। अब वो डिपेंड करता है कि कब किसको शो करेगा। ठीक है? ऐसे ही सल्फर की आप बात कर लो, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? 16। 2, 8, 6। इसका क्या क्या आएगा? या तो -2 हो सकता है सर, 6 या 2 ग्रहण करके, या तो, पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, सुनो, परमाणु क्रमांक 8, 2, 6, सल्फर की फैमिली का ही है, इसका हमेशा क्या आएगा? -2। क्योंकि फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के जो रहते हैं, इनकी वैलेंसी क्या रहेगी? फिक्स। इनकी वैलेंसी क्या रहेगी? मतलब नाइट्रोजन जब भी -3 करेगा, +5 नहीं करेगा। ऑक्सीजन कभी भी -2 करेगा। पर उसी के खानदान का, उसी के परिवार का सल्फर -2 भी करेगा, +6 भी करेगा। वेरिएबल शो कर सकता है, +4 भी कर सकता है। -2 से +6 तक का कोई भी नंबर ले सकता है। +2 भी आएगा, +4 भी आएगा, सब आ जाएगा। किसके लिए? सल्फर के लिए। ऑक्सीजन के लिए आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या रहेगी? फिक्स। कौन से आवर्त में? प्रथम और द्वितीय। थोड़ी सी ये डीप पॉइंट हो गई, चलेगा ना? कि थर्ड पीरियड के ऊपर, मतलब थर्ड पीरियड कहां से आएगा वो तो यहीं से पता चलेगा ना आपको। पहला खत्म, दूसरा खत्म, आप तीसरे में घुस गए हो, खेला आप वहीं से समझ जाना। आइए अब हम आते हैं सवालों में। हमने किसको लेना है? सल्फेट को। किसको लेना है? तैयार है सब लोग? सल्फेट का फॉर्मूला बस मैं लिखवा दे रहा हूं, SO4 होता है। इस पे क्या चार्ज आएगा वो आपको निकालना है। तो भैया देखो, कभी भी दो लोग एक दूसरे के साथ तभी जुड़ते हैं जब उनपे सेम चार्ज हो कि अपोजिट चार्ज हो, क्योंकि हमेशा विपरीत आवेश में ही आकर्षण होता है।
सीधी सी बात है। मान लो एक सुंदर सा लड़का है ना, ये है बेचारा, सुंदर तो है, ठीक है। अब ये नया नया केटीएम ड्यूक लेके निकला है, एकदम स्पोर्ट्स बाइक, निंजा R15, अभी शोरूम से निकाला है, उड़ा रहा है रोड पे। कोई लड़का लिफ्ट मांगेगा, दे देगा? गाली दे के जाएगा, तेरे लिए लिया हूं क्या पे, है ना। थोड़ा दूर आगे बढ़ा, सुंदर सी, कोमल सी, नाजुक सी एक कन्या ने अगर लिफ्ट मांग दिया, माँ कसम गाड़ी की डिस्क ब्रेक की टेस्टिंग हो जाएगी कि नहीं, होगी कि नहीं होगी? फर्क क्या था, लड़के ने लिफ्ट मांगा, लड़के ने लिफ्ट नहीं दिया, सेम चार्ज, रिपल्शन, है ना, प्रतिकर्षण हो गया। लड़की ने लिफ्ट मांगा, लड़का पक्का देगा ही देगा। और तीन लोग को बैठा रहते हैं तो भी मन में रहता है कहीं तो एडजस्ट कर ही लेंगे। लड़कों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कोई लिफ्ट मांग के देख ले, लड़कियों से आप लिफ्ट मांगो 10 में से 8 शायद नहीं देंगी, सेफ्टी इश्यूज भी है। लड़कों का आप लिफ्ट मांग के दे लो, नया नया चलाना भी सीखे रहते हैं ना, तो भी लिफ्ट देते हैं। बीइंग अ बॉय, मैं मुझे याद है कि मैं एक बार सड़क से गुजर रहा था और एक आंटी जी सामान लेके पैदल जा रही थी, तो मेरे अंदर का मानव जाग गया, कल्याणकारी, और मैं उनको कह रहा हूँ कि आप बैठ जाइए, मैं आपको लिफ्ट दे दे रहा हूँ। और उस समय मैं साइकिल पे था। आंटी बहुत देर तक घूरी, चले जाए यहाँ से मेरे आंखों से दूर। और मैं कैची चला रहा था, पर दिल बड़ा था मेरा। रियल स्टोरी है ये। बहुत देर तक वो घूरी, फिर वो चले गई। कैची चलाने वाला लिफ्ट देने आया, वो भी साइकिल से। तो लड़कों का दिल बड़ा होता है, नो डाउट, ठीक है। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पे, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया। तो वही बात है, अपोजिट चार्ज में हमेशा क्या होगा, आकर्षण। दो भाई जीवन भर साथ में रह पाते हैं क्या? बेसिकली नहीं। दो बहनें भी साथ, वो तो कतई नहीं रह सकती हैं। दो भाई तो साथ में रह भी सकते हैं, बहनें तो नहीं रह सकती। सच है ना ये बात, ठीक है। अच्छा, जो जीवन भर का साथ निभाना साथिया चलता है, वो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जेंडर क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट चार्ज में हमेशा क्या है, एक बॉन्ड है, एक अट्रैक्शन है, और वो हमेशा साथ में बने रह सकते हैं। पर सिमिलर चार्ज में क्या होना है, रिपल्शन। एक ही परिवार में एक साथ जन्म लिए हुए लोग अलग हो नहीं है, ठीक है। तो बात आ रही है कि सर अगर सल्फर और ऑक्सीजन है तो एक ही परिवार के, मगर ये एक साथ हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इन पे चार्जेस सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट है तभी सेम है। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट चार्ज का मतलब एक पे प्लस एक पे माइनस। ये दल्ली राजरा, ठीक है। याद करने लग गई, कोई बात नहीं, होता है, चलता है, ठीक है, चलता है, कुछ नहीं होता है। छोटा उम्र है, बहुत है आगे, लंबी जमी है, ठीक। तो कहाँ था मैं? ऑक्सीजन और सल्फर में नेगेटिव कौन है? तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन रैंक 1 पे है, ऑक्सीजन रैंक 2 नेगेटिव है। तो मैं इतना समझ गया, ऑक्सीजन अपनी नेगेटिव वैलेंसी शो करेगा। और ऐसे कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 का गुणा करा दिए, है ना, -8 हो गया। सल्फर, सल्फर की वैलेंसी क्या है? सल्फर की वैलेंसी -2 भी है, +6 भी है। बट सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ रहना है तो अपना माइनस वाला वैलेंसी यूज करे कि प्लस वाला? अरे उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है ना, थर्ड पीरियड का एलिमेंट था, तो अपनी कौन सी वैलेंसी शो करेगा? तभी तो ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना पाएगा ना, अपोजिट चार्ज में ही तो बॉन्ड पॉसिबल है। सिमिलर चार्ज में कभी साथ रहने का संभावना है क्या? नहीं। तो अगर ये दोनों साथ हैं, इसका मतलब एक पे प्लस और एक पे, और सल्फर का प्लस वाला वैलेंसी क्या है, +6। दोनों को आपस में जोड़ दो तो +6, और ये क्या हो गया, -8। सॉल्व करने पे क्या चार्ज आया? तो आप समझ गए सल्फेट आयन पे क्या चार्ज आता है, -2। कहां से पता चला? वैलेंसी। किसने बताया? वैलेंसी। एक अकेली वैलेंसी आधा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट खत्म कर देता है। और मुद्दे की बात देखो कि आपके सिलेबस में वैलेंसी लिखा नहीं है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, जब भी मैं वैलेंसी नाम का चैप्टर डालता हूं, तो बच्चे ये बोलते हैं, सर ये तो है नहीं सिलेबस में। बट बिना उसको पढ़े आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया। देखो, ये मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया रासायनिक सूत्र, और फिर मैं तुरंत लिखा क्या, तुम लोग नोटिस नहीं किए? क्योंकि पता है ये लिखने से पढ़ते ही नहीं है।
ये लिख देने से उनको पता है हाँ हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। अरे सर को पता है क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर नाइट्रेट आयन पे। इसका जनरल फॉर्मूला होता है NO3 माइनस। ठीक है, एक प्लस होगा तो दूसरा। चलिए नाइट्रोजन के बारे में बात करूंगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक के साथ 2,5, या तो ये क्या ले सकता है -3 या तो +5, कुछ केसेस में चल जाता है। और ऑक्सीजन का 2,6 या तो -2 या तो +6 मान के चलता हूं, ऐसा मैथमेटिक्स जैसा। अब बताओ दोनों में ज्यादा नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। पूरे पीरियोडिक टेबल का रैंक 1 नेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। दूसरा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन है? ऑक्सीजन। तो माइनस चार्ज किसने रखा? ऑक्सीजन ने। और ऑक्सीजन का माइनस क्या है? -2 है ना। और कितने ऑक्सीजन है? तो 3 का गुणा करा दोगे। अब नाइट्रोजन को अगर इसके साथ रहना है, भले ही उसका नेचर खुद माइनस है, पर उसके साथ रहना है तो क्या होना पड़ेगा? प्लस। देखते हो ना बड़े बड़े IPS DIG लोग रहते हैं, जिले में एकदम कप्तान साहब का खौफ है, पर घर में नेचर चेंज। ठीक है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रहता है, पत्नी के सामने तो डरता ही है। तो यही हाल है, बाहर में आप कितनी ही वीर सुरमा रहो, जब साथ में रहना है तो आपको नेचर चेंज करके रहना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन का कौन सा वैलेंसी लेंगे? अगर ये माइनस लिया है तो इसको क्या लेना पड़ेगा? दोनों एक साथ है तो दोनों को जोड़ दो। +5 -6 सॉल्व करने पे क्या आया? इसलिए नाइट्रेट आयन पे हमेशा क्या चार्ज आता है? तो आगे से रटना है क्या कि किस पे क्या चार्ज आता है? सल्फेट पे -2 होता है, नाइट्रेट पे -1 होता है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। इधर आइए, पर क्लोरेट आयन होता है ClO4। चलिए मैं अब यहाँ पर आप लोग के सामने लिख रहा हूं, आप लोग तत्काल इन सब के ऊपर चार्जेस लेकर आओ दोस्तों। सब लोग चार्ज काउंट कीजिए जल्दी जल्दी। अब तो चार्ज निकाल लोगे ना? मैं ही पढ़ा देता हूं। अच्छा वो लोग चाय पी के आ गए क्या? नीचे हैं? हाँ हाँ। ऊपर बैग तो यहीं रखा है जी। ओ, वर्ग 3 वाले हैं ना उन लोग। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, फिर उन लोग, मैम भी आ गई होंगी ना। हम लोग खूब सारा पढ़ा देते हैं नहीं एक दिन में। ठीक है, मैं अपनी क्लास कम कर देता हूँ। तुम लोग बोला करो ना सर आप मत लिया करो क्लास में, कितना खुश हो जाऊंगा। सबके लाना है, सब पे लाओ। सबका आ रहा है भाई। क्लोरीन के साथ अगर मैं बात कर रहा हूं, डील कर रहा हूं, तो क्लोरीन का क्या क्या चांस था 287 के कारण? या तो ये +7 शो कर सकता था, या तो जनरली -1 करता है। बट अपने को पता है क्लोरीन ऑक्सीजन में ज्यादा नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज होल्ड करेगा, और क्लोरीन को ऑक्सीजन के साथ रहना है, मतलब क्लोरीन को क्या बनना पड़ेगा? प्लस। तो क्लोरीन +7 शो करेगा, ऑक्सीजन का तो -2 होता है। ये ऑक्सीजन, क्लोरीन का क्या लिया गया? +7। सॉल्व कीजिए, +7 -8 सॉल्व करने पे क्या आया? तो क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन पे क्या चार्ज आता है? -1। आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। अगर मैं बस बोल देता पर क्लोरेट आयन पे आवेश बताओ, आधे लोग हे दाई हे दादा बोल देते हैं, बट अब इजिली निकाल पा रहे हो। यहां देखो ऑक्सीजन का क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या लेना है? दोनों को मिला दो, कितना आया? तो हाइड्रोक्सिल आयन पे हमेशा क्या चार्ज आता है? OH-। सबको पता है हाइड्रोक्सिल पे माइनस होता है। फॉस्फेट पे आया, ऑक्सीजन का क्या लूं? -2। अब कितने आदमी थे और तुम कितने थे? फास्फोरस थे ना तुम, एक ही थे। तो फास्फोरस का हमको पता है 285 करके ले रहा हूं मैं, तो इसकी ड्यूल वैलेंसी है, या तो +5 है या तो कौन सा लिया जाए? अगर भैया साथ निभाना, साथिया खेलना है, और ये माइनस है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? प्लस। भाई विवाह करते हैं तो लड़के का लड़की के साथ ही करते हैं। आजकल थोड़ा कहानी अलग है। आजकल कोई किसी से भी कर ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर फास्फोरस का क्या करना पड़ेगा? +5। सॉल्व किया, +5 और ये -8 मिला जुला के क्या चार्ज आया? तो फास्फेट आयन पे आगे से क्या चार्ज लेना है? -3। रटना पड़ रहा है क्या? सब सीखने की चीज है। आज तक हम सोचते थे रट रहे थे, इस पे आप निकाले होगे तो आप फंसे होगे, क्योंकि केमिस्ट्री है, अपवादों का खेल है।
कार्बन का क्या लेना है, ऐसे दो कार्बन थे, दोनों को सॉल्व करो, ये कितना हो गया +8 और ये कितना हो गया -8। कितना आया चार्ज, कितना चार्ज आ गया, क्लियर रहेगा। शिक्षक भर्ती 2023-24 का क्वेश्चन है ये, बट एक्चुअल पे चार्ज क्या आता है -2 आता है। केमिस्ट्री है तो अपवाद तो रहेंगे। एक्चुअल में ये कहां से आता है, ऑक्सिलेट आयन। जैसे एसिटेट आयन कहां से आता है, एसिटिक एसिड से, तो ऑक्सिलेट आयन कहां से आता है, ऑक्जेलिक एसिड से। ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक, ये आपका क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। अम्ल की परिभाषा आपने पढ़ा, H+ त्यागता है। तो अगर मान के चलो सर मेरा यहां से एक ठोक H+ निकला, तो H पे क्या चार्ज प्लस, तो इस पे क्या आया। सिमिलरली आपने ये भी निकाला एक ठोक H+, तो यहां पे क्या आया, तो आप कितने माइनस चार्ज बना रहे हो, देखो कितने कार्बन हो गए, 2, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन लिखा मैंने। ऑक्जेलिक एसिड से बनने वाला आयन ऑक्सलेट आयन, कितने चार्ज माइनस चार्ज क्रिएट हुए थे। तो हर बार मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में सही है जरूरी नहीं है, आपको और डिटेल में जाना पड़ता है। आगे से याद रख लेना, ऑक्सलेट आयन पे क्या चार्ज आएगा, -2। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है, ठीक ठीक। अमोनियम पे क्या चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन का क्या लिया जी, +1। अब कितने हैं, एक का +1 तो 4 है, तो +4 हो गया ना। और नाइट्रोजन का फिर क्या लेना पड़ेगा, माइनस वाला, और नाइट्रोजन माइनस में क्या शो करता है, -3। तो -3 +4 सॉल्व करने पर क्या आ गया, तो अमोनियम आयन पे क्या चार्ज आता है, +1। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो किसी भी आयन पे आवेश का निर्धारण अब आप कर पाओगे, क्लियर है, बोलो ना रे। अब आते हैं सर रासायनिक सूत्र, सीधे आ जाइए, सीधा अटैक, रासायनिक सूत्र। अभी तक आपको दिक्कत हो रहा था, अब भनभना के आंसर आएगा। चलिए, मैं यहां पर एक काम किया, मैंने यहां लिया सोडियम और मैंने यहां लिया सल्फेट, मैंने नाम लिया सोडियम सल्फेट का सूत्र बनाओ। ऐसे ही कुछ भी मैं बोल रहा हूं सर, सोडियम सल्फेट का सूत्र बनाओ। मैं आपसे कह रहा हूं सोडियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक। मैं बोल रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा। हमने कुछ भी नहीं याद किया है, बट अब हमको सब बनाने आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए, ठीक है जी। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं, इधर से लिया किसको, सोडियम, इधर से सल्फेट, सल्फेट पे क्या चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, सोडियम की क्या होती है। आप एक काम कीजिएगा, इधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर, तो सोडियम के नीचे क्या लिखूं, Na2, और सल्फेट के नीचे क्या लिखना है, 1। 1 लिखने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। बन गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। क्या बन गया, Na2SO4। मैं बात कर रहा हूं सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, यहां किसको लूं, सोडियम। अरे इसीलिए तो पूरे आयंस मैंने इधर लिखवा दिया ना आपको, अब सीधे सीधे उठा पा रहे हो। किस आयन पे, फॉस्फेट आयन पे -3 चार्ज क्यों आया, समझ में आ रहा है। तो मैंने इसको पढ़ा दिया, ये आप समझ गए, अब मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो अब मैं सीधे सीधे यूज करूंगा ना। फॉस्फेट, फॉस्फेट नाम लेते ही क्या लेते हो, PO4। याद रहना चाहिए, फॉस्फेट आयन पे -3 चार्ज आता है, नहीं भी याद है तो आप आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कैपेबल हो कि नहीं हो। एक भी जगह में ये बोला क्या कि इसको रट लो, साइंस है, समझना है, रटना तो कतई नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर सोडियम का क्या आ गया, +1, और फॉस्फेट का जो मुंडी पे चार्ज है इसके क्रॉस कीजिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na के नीचे 3 PO4 बन गया सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। ये याद करने जाते थे कितना कॉम्प्लेक्स लगता था, कभी नीचे 2 आ रहा है, कभी नीचे 3 आ जा रहा है, बट आज पता चल रहा है कि यार रटना नहीं था, सिंपली सॉल्व करना था। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां से आया सोडियम, और यह है हाइड्रोक्सिल पे कौन सा चार्ज, -1, क्रॉस कराया, तो सोडियम के नीचे भी 1, हाइड्रोक्सिल के नीचे भी 1, NaOH, इजी बन गया। सोडियम नाइट्रेट, इधर से लिया सोडियम को, उधर से लिया नाइट्रेट को,
इसकी वैलेंसी +1, इसकी क्या हो गई -1, क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हमको फॉर्मूला मिल गया NaNO3। कोई दिक्कत है क्या? मैं ऐसे ही आप लोग के सामने दे रहा हूं सर। एल्यूमिनियम, थोड़ा अंग्रेजी लिख दे रहा हूं चलेगा, क्योंकि नाम तो हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो एक ही है। सोहन को हिंदी में भी सोहन ही लिखोगे, अंग्रेजी में भी SOHAN ही लिखोगे, सोहन ही होगा। ठीक है। एल्यूमिनियम मैं दे रहा हूं सल्फेट, इसका अब आप लोग निकालना शुरू कीजिए। ठीक, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये फॉस्फेट रहने दो, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। चलो फॉस्फेट भी तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, चलिए बनाना शुरू कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था तो दिक्कत जा रही थी, अभी देखो सबसे बन जाएगा। हो गया? अच्छा इधर को उतार रहे हो क्या? कुछ नहीं। इसको जल्दी से नोट कर लो, बाकी मैं थोड़ा तब तक बोर्ड वर्क करूंगा। हो गया सबका? नोट हो गया ना? अपना बनाओ तब तक, मैं इधर कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दूंगा। अब कैल्शियम पर क्लोरेट, ये मैं आपसे पूछ देता, आधे लोग का मुंह सूख जाता। सर कितना गंदा क्वेश्चन पूछते हो, गंदे सर, है ना? बट अब आराम आराम से बनाओ, इजीली बनेगा। अपना अपना बनाइए, पूछ के बनाइएगा तो नहीं सीख पाओगे, मैं तो हूं ना सॉल्व करने के लिए। चलिए भाई,
तो हमारी साइंस की पहली क्लास रही है ये आज। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है ना। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं भैया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जुड़ जाइएगा। कोई भी डाउट जाए, इंक्वायरी जाए, इन नंबर्स पे आप लोग व्हाट्सअप कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, जीतना है, तो भैया मैं तो इतना बोलता हूँ, जीत फाउंडेशन। काहे पड़े हो इधर उधर चक्कर में। चल तेरे लिए अलग से चॉकलेट मिलेगा आज। नहीं, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन की अगर देखें तो अच्छा खासा इंडिया में चल ही रहे हैं। तो अगर आपके स्टेट में अच्छे टीचर्स मिल जा रहे हैं, आप भरोसा करिए। एक तो हमारी फीस भी सबसे अफोर्डेबल रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में देखिए। सबसे बड़ा रिजल्ट देके भी सबसे कम प्राइसेस में चला रहे हैं क्लासेस, तो फ़ायदा लीजिए, सिलेक्शन लो यार, एक बार ज़िंदगी में लग जाओगे, सब सेट है। बना लिए? हाँ जी। इधर पकड़ा मैं किसको? एल्यूमिनियम, नाम लेते ही +3। और यहाँ कौन है? सल्फेट। क्या चार्ज है? तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? तो अब हमको क्या करना है? तेरे नाम वाला इधर, ये इधर गई है, तू इधर जाएगा, है ना। तो क्या हो गया? Al2SO4 थ्राइस। ब्रैकेट लगा के देना, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के लिए है ना। SO4 थ्राइस, SO4 थ्राइस, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो। अरे मैथ्स में जब दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है, हम ब्रैकेट लगा देते हैं ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इधर पकड़ा एल्यूमिनियम को, क्या चार्ज? +3। हाइड्रोक्सिल आयन पे क्या चार्ज? क्रॉस किया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया? तो आप देख रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस हो जा रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो जा रहा है? अब पकड़ में आ रही हैं चीजें। कुछ भी कितना भी टफ से टफ दे दे, आप बना पा रहे हैं। एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, इधर लिया एल्यूमिनियम को, इधर लिया नाइट्रेट को। नाइट्रेट पे -1, एल्यूमिनियम का +3, क्रॉस करा दिया, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला AlNO3 थ्राइस, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, मेंटली सॉल्व करके आराम से बना सकते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं? तो कल ये क्वेश्चन आप लोग बना के लाओगे। ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप कल होमवर्क लेकर आओगे, और फिर कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें अभी क्या है, अभी यह है मेटल वर्सेस आयंस। अभी क्या चल रहा है? लेवल 1 है। फिर आयन वर्सेस आयन आएंगी, ठीक है। जब फॉस्फेट आयन ऑक्सलेट आयन से टकराएगा तब क्या होगा। अभी तो धातु और आयंस का चल रहा है, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। चलिए, जैसे मैं बोलूंगा अमोनियम ऑक्सलेट, तो अमोनियम एक आयन आया, ऑक्सलेट एक आयन आया, वैसा टाइप का क्वेश्चन, पी के लेवल का क्वेश्चन है, उससे टफ नहीं पूछ पाता है। लिख लिए सब लोग? अरे भेजेंगे ना जी, ठीक है। PDF तो जाता ही है ऐप में। चलो, इतना सारा क्या अभी बैठ के 2 मिनट में बनाओ, घर जाके नहीं बनाते हो मेरे को पता है, आगे फिर पूछ पूछ के आपस में यहीं पे टिपोगे। क्लियर है आज का? एक शॉर्ट रिवीजन मार रहे हैं, दंदनाते हुए सब लोग तैयार हो जाइए, बोलिए जोर से बोलो। हाँ जी। एक तत्व के नाभिक में कौन पाया जाता है? न्यूट्रॉन और, पढ़ाया हूं, इसको संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। 2024 सीजीटेट का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पॉजिट्रॉन अलग चीज है, ये एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको हम एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को क्वार्क्स पार्टिकल्स बोलते हैं। उनमें आता है आपका पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाइजॉन, मेजॉन, ठीक है। ये सब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब आते हैं सर, प्रथम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में फिर 32। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलिए किसी की वैलेंसी प्लस आए, तो वो क्या है? वो मेटल है। और मेटल हमेशा क्या होते हैं? कुछ मेटल लिक्विड है क्या? कौन है? मर्क्यूरी, गैलियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम, एक्सेट्रा, ठीक है। अभी भी PSC का क्वेश्चन आया, छत्तीसगढ़ में भी क्वेश्चन कूट वाले आ रहे हैं, तो आपसे डाल देगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में संभव है। संभव है अगर ये वर्ड यूज कर दिया, मतलब टेम्परेचर चेंज कर सकता है,
है ना, और उसमें डाल देगा आपका मरकरी, आपका स्ट्रोंशियम, गैलियम, और बोल देगा और कूट बना देगा 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 4 सही है, ऐसा करके। तो आप मान के चलना कि भैया हमको तैयार रहना है, क्योंकि कूट वाला क्वेश्चन है, डीप नॉलेज जरूरी है। तो इसलिए मैं हर चीज बता दे रहा हूँ। हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भी समझ में आ रहा है कि हम थोड़ा डीप जा रहे हैं। एग्जामिनर की औकात नहीं है कि इससे बाहर जाके पूछ ले, ये तो मैं खुल के बोल देता हूँ। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ही इतना बड़ा बड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा है, 12 एग्जाम में रैंक 1 पिछले 2 साल में हमने दिया है। ठीक है, चलिए, मेटल के ऑक्साइड साधारणतः क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। एक और होते हैं मेटल के ही कैटेगरी में, एम्फोटेरिक मेटल, उभयधर्मी धातु। इसमें हमारे पांडव परिवार आ रहे हैं। उसमें किसको किसको याद रखना है? जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, एंटीमनी, लेड और आयरन। ठीक है, ये हमारे 5 6 लोग हैं। इनको कभी भी देखो, इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड कहीं भी दिख गया, ना एसिडिक ना बेसिक, एम्फोटेरिक। जिंक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक। फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस नॉन मेटल है, तो उसका ऑक्साइड एसिडिक। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल है, उसका ऑक्साइड बेसिक, क्षारीय। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल है, क्षारीय मृदा धातु का, उसका ऑक्साइड बेसिक। अच्छा, आपको दिक्कत हो रहा है कैल्शियम कौन से ब्लॉक से है, धातु अधातु? एक क्लास में पूरा पीरियोडिक टेबल, हम पूरा 118 का 118 एलिमेंट याद करा दूंगा। अभी तक 20 तक याद होगा मेरे ख्याल से, उसी में जवानी कट रही होगी। 118 याद होगा। अब 15 मिनट के, 18 मिनट के अंदर 118 याद हो जाएंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने देखा कि हम लोग तत्वों को आपस में, आयंस के ऊपर क्या आवेश आता है, उसके लिए भी हमने किसका यूज किया? वैलेंसी का। किसका नेचर कैसा होगा? इसीलिए मैं वैलेंसी जब भी पढ़ा रहा था, मैं देखिए ये प्लस माइनस लिख रहा था, मैंने बोला था ये किताबों में नहीं दिखेगा, बट अब आपको इसका रोल समझ में आया कि इस प्लस माइनस ने इनका स्टेट बताया, इनका नेचर बताया, इनके अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में बताया, इनके यौगिक का सूत्र, ये प्लस माइनस से ही डिसाइड होता है। पर किताबों में सबसे बड़ी मिस्टेक है कि लिखता ही नहीं है प्लस माइनस। ठीक है, चलिए, किसके वैलेंसी फिक्स होती है? आवर्त संख्या 1 और 2, इनकी वैलेंसी फिक्स है। अब पूछा जाएगा क्यों, तो एक ही जवाब है, हर दर्द का एक ही मरहम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक नहीं पाए। जो साइंस वाले बच्चे होंगे ये खूब सुने होंगे ये लाइन, रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति। ठीक है, चलिए, इसके बाद आएंगे हम लोग। हमने देखा कि भैया आयंस पे क्या चार्ज आते हैं, और फिर हमने मेटल का यूज करके आयंस के साथ फॉर्म करके अलग अलग क्वेश्चंस के केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखे। तो अब आपसे कुछ भी बोल दे, रैंडम कोई भी नाम दे दे, अब आप उसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपसे बोल रहा हूं कैल्शियम नाइट्रेट, सोच के बता दो, कैल्शियम की वैलेंसी +2, नाइट्रेट की -1, क्रॉस कराइए तो CaNO3 ट्वाइस। कितना समय लगा? हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का +1, हाइड्रोक्सिल का -1, KOH, दोनों में 1 1 रह गया। तो यही मैं बोलता पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का +1, सल्फेट का -2, क्रॉस होगा तो K2SO4 बन जा रहा है। कुछ भी आपसे पूछ दिया जाए पटापट आंसर निकलेगा। मैं बोल रहा हूं अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, वाइन इंडस्ट्री, लिक्विड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड बोल दिया, है ना, बोलन दो ना जो बोलना है उसको। तो भैया ये है मेरा अमोनियम आयन, बोलो हाँ या ना। और क्लोराइड आयन क्या है? Cl-, तो इसका -1, इसका +1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया? इसका नाम क्या है? नौसादर। क्या नाम है? क्लास 10th के साइंस के पेपर में, मतलब पहले तो प्रैक्टिकल चलता था ना, तो मुझे 75 में 74 मिले। हाँ, 1 नंबर घटा, यही था वो फिल इन द ब्लैंक्स आया था। अगर वो अमोनियम क्लोराइड लिखता तो मैं आंसर खींच देता 10वीं बोर्ड में। और मैं प्रैक्टिकल में 22 नंबर दिए थे वो लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग C सेक्शन वाले थे ना,
सी सेक्शन मतलब आप समझ लीजिए केवल लड़कों का क्लास था, तो इनका काम ही था रोज सुबह घुटने टेकना। रोज पता नहीं, कभी कभी तो हम पूछते भी नहीं थे आज हम किस लिए मार खा रहे हैं, या हमें आज क्यों घुटना टेकवाया जा रहा है। बस हमें इतना पता था कि हमें साथ निभाना है अपने दोस्तों का। वो कहीं पर वो बम वम फोड़ दिए हैं, कहीं दीवार गिरा दिए हैं, हरकतें थी पर एकता थी बड़ी, वो याद आती है वो स्कूल के दिन है। ठीक है। और 10वीं 12वीं के बच्चे तो गांजा फूक रहे थे क्या बोलोगे। तो 96 पाया था मैं। ठीक है। और इसलिए थोड़ा सा दुख लग रहा था। हाँ जी। तो मैं अमोनियम क्लोराइड का मेरे को ये हमेशा याद रहता है, वो नौसादर खालिस्तान करके दे दिया था। नौसादर का सूत्र क्या है। अब जनरल नेम में थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोले तो लफड़ा हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल देता तो अपन ले लेंगे आंसर। तो अमोनियम क्लोराइड लिखे रहता तो 75 में 75 पाया रहता। बट वो मेरे को हमेशा याद रहता है, आज से 10 साल 15 साल पहले 10वीं दिए होंगे, पर वो एक नंबर मुझे आज भी चुभता है कि जनरल नेम दिया, केमिस्ट्री वाला नेम दे देता। ठीक है। ऐसे तो मैं 99 पाओ के भी कई बार पेपर खुलवाया हूँ, पगला था मैं। बाद में 10th में स्टेट रैंक 1 बना था ना। ठीक है। वो संस्कृत में 64 पकड़ा दिए थे, वो 99 पहुंचा। तो एकदम सीधे आप सोच लो कितना बड़ा मार्जिन गैप मेंटेन हुआ और सीधे स्टेट रैंक 1 पे निकल गया। पर तब तक सब बट चुका था, पैसा मिलता है ना, सब बट गया था। मेरे रिवेल का रिजल्ट आने में कई महीने लग जाते हैं। चलो सुपर 30 मिल गया, चलो ठीक है। तो एकदम मजा आया। अब जादू से ऐसा लग रहा है थोड़ा तो कुछ अच्छा सीख गया 1 घंटे में। मिलते हैं, इसको बना के आइएगा। हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू।